हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी और पीजीटी वैकेंसी के बारे में। वो भी फुल डिटेल के साथ जानेंगे कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, कितने पद हैं, सिलेबस क्या होगा, सभी चीज़ों को जानेंगे। बस आप वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखते रहिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग टीजीटी के क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की प्रारंभ जो तिथि थी 9/6/2022 यानी 9 जून 2022, ठीक है। यानी जो रजिस्ट्रेशन की प्रारंभ तिथि 9 जून 2022 को। उसके बाद है ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि, ये भी 9 जून 2022। जो ऑनलाइन करेंगे आप, उसके बाद जो शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि 9 जून से ही हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि, जो कि रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है 3/7/2022 यानी 3 जुलाई 2022 को। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 6/7/2022 यानी 6 जुलाई 2022। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की, यानी जो फाइनल सबमिट करेंगे आप, उसकी अंतिम तिथि क्या है, तो है 9/7/2022 यानी 9 जुलाई 2022। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या इतना के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 3539 पदों के विषयवार, यानी जो रिक्त पद हैं टीजीटी के अंतर्गत, ये है टोटल 3539 रिक्त पद हैं। वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं तद अनुसार आवेदन करें। तो दोस्तों, मैंने हर पॉइंट को, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, तो उसको मैंने हाईलाइट करके आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। महत्वपूर्ण निर्देश, जो कि पहला पॉइंट है, अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट यानी www.upsessb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। यानी इस वेबसाइट पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी जो ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेश इस सूचना के पैरा संख्या 02 में दिया गया है। अगला पॉइंट है, अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। यानी चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना के असत्य, गलत पाए जाने या पद के लिए पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा में अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। यानी जो आप जो डिटेल्स दे रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो सुनिश्चित कर लें कि वो सही है कि गलत है। ठीक है दोस्तों, यानी जो ऑनलाइन आप करेंगे उसमें जो डिटेल्स हैं वो सोच समझ के भरिएगा, ताकि गलत ना हो, क्योंकि उसको निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। यानी जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप कई सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, एक से अधिक विषयों में, यानी अलग अलग। चलिए अगले पॉइंट, विज्ञप्ति पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। यानी जो आप आवेदन करेंगे उसमें जो रिक्त पदों की संख्या है वह घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ये उन्होंने कह दिया है। चलिए आगे पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे यथा जैसे हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में। अगर आपने हिंदी के लिए आपने टीजीटी अप्लाई किया है तो हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी में ही होगा। संस्कृत का प्रश्न पत्र है तो संस्कृत में होगा, और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है तो अंग्रेजी में, तथा उर्दू का प्रश्न पत्र है तो उर्दू में ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और आगे 1.7 ये ध्यान से सुन लीजिए थोड़ा एक बार। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए अनुमन्य है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS के अभ्यर्थियों हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है। यानी जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत हैं उनको ये आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा। यानी जो अलग स्टेट के होंगे वो अगर कहीं अप्लाई करेंगे यूपी में तो उनको या जनरल के माध्यम से देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किया, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगला पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार की संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकेगा। यानी जो आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसको सोच समझ के अच्छे से भरिएगा ताकि उसमें संशोधन करने का मौका नहीं मिलेगा। अतः सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरें एवं अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भरी हुई सूचनाओं का सत्यापन कर लें। हाँ, तो उसको एक बार आप लोग अच्छे से चेक कर लें तभी फॉर्म को सबमिट करें। अगला पॉइंट है लिखित परीक्षा केंद्र परिसर में अंदर मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेजर्स, उसके बाद कैलकुलेटर्स या कोई अन्य संचार उपकरणों के प्रयोग की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों के उल्लंघन पर अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के अतिरिक्त भविष्य की परीक्षाओं पर प्रतिबंध सहित अन्य अनुशासिक कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन या कैलकुलेटर या किसी अन्य ऐसे प्रयोग की अनुमति नहीं है दोस्तों, अगर आप पकड़े जाएंगे तो आगे की परीक्षाओं में आपका प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अगला पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु अभ्यर्थी प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 053 22 46 66 851 यानी इस नंबर पे, और जस्ट बगल में इसका एक नंबर और दिया है 84 68 00 75 98 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कठिनाई आ रही तो इस पर मिला के आप एक बार इसका समाधान कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो मैंने हाईलाइट पॉइंट किए हैं उसी को आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो अगला है आवेदन शुल्क श्रेणीवार निर्धारित शुल्क नियमानुसार। यानी जो इसमें क्रम श्रेणी और आवेदन शुल्क और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क और कुल योग। तो दोस्तों इसमें जो अनारक्षित यानी सामान्य जो पहला है इसका आवेदन शुल्क है 700 प्लस क्या नाम है ऑनलाइन प्रक्रिया 50 रुपये, यानी टोटल 750 रुपये सामान्य के लिए जो कोई आवेदन TGT के लिए करेगा वो 750 रुपये जमा करेगा। उसके बाद है EWS यानी इसका टोटल 450 रुपये लगेगा। उसके बाद OBC के लिए वो 750, यानी जो आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है वो 50 रुपये सभी के लगेंगे। उसके बाद है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC 750 हो गए। उसके बाद अनुसूचित जाति वो 400 प्लस 50 ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क वो हो गया टोटल 450 रुपये। उसके बाद अनुसूचित जनजाति जो 200, उसके बाद है 50 ऑनलाइन प्रक्रिया यानी 250 इसका सबसे कम शुल्क है। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के लिए। उसके बाद है छठवां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित यानी क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, यानी जो 1 से 5 के क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उन्हीं के अनुसार उनको उनका शुल्क देय होगा। उसके बाद है सातवां भूतपूर्व सैनिक, उनका भी 1 से 5 क्रमांक तक मूल श्रेणी के अनुसार होगा। उसके बाद है आठवां महिला 1 से 5 उल्लिखित, इनका भी 1 से 5 क्रमांक तक उनकी मूल श्रेणी के अनुसार देय होगा। उसके बाद है विकलांग, मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान, यानी जो 1 से 5 के अंतर्गत जिसका अगर वो सामान है तो उसका 750 है तो उसका आधा भुगतान होगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों रिक्त पद। उपयुक्त विज्ञापन संख्या इतना द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त कुल 3539 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अधियाचनों का विषयवार, वर्गवार, बालक एवं बालिका, आरक्षित व अनारक्षित श्रेणीवार विवरण सारणी संख्या 1 में विहित है। ठीक है, चलिए अभी हम आगे सारणी इसकी देख लेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है आयु सीमा। आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो, यानी जो आवेदन करने वाला अभ्यर्थी की जो उम्र है 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद है अर्हता की तिथि। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। उसके बाद है शैक्षिक योग्यता। अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई विनियमावली के अध्याय 2 के विनिमय 1 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राजज्ञों
द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक संशोधित यथा परिवर्धित योग्यताएं भी मान्य होगी। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं सारणी संख्या 2 के रूप में संलग्न है। इसके बाद अगला पॉइंट है वेतनमान प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग 44,900-1,42,400 और इसका पे लेवल जो होगा 7 होगा और इसका ग्रेड पे होगा 4600, यानी जो इस पे लेवल होगा वह 7वां वेतन इस पे लागू होगा। चलिए अगले पे चलते हैं। आरक्षण, किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान्य है, यानी अगर कहीं दूसरे स्टेट का यूपी में टीजीटी या पीजीटी अप्लाई करता है तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, वो जनरल की श्रेणी में उसको जोड़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों। तो दोस्तों अगला पॉइंट है भर्ती प्रक्रिया। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। और हाँ दोस्तों अगला पॉइंट है लिखित परीक्षा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी टोटल आपके जो अंक होंगे वो 500 अंकों का होगा, जिसमें 125 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न एक प्रश्न 4 अंक का होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य भी होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसकी जो समय अवधि होगी लिखित परीक्षा की वो होगी, प्रश्न पत्र को हल करने की समय अवधि 2 घंटे की होगी, 2 घंटे का पेपर होगा। अगला पॉइंट है प्रश्न का स्वरूप। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही के बाल पेन से ही काला करना होगा। ये तो आप लोग एग्जाम देते ही होंगे कि किस पेन का यूज़ करना है, तो काला बाल पेन का ही यूज होगा। अगला पॉइंट है चयन हेतु मेरिट। लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक पैनल लिस्ट मेरिट क्रमानुसार तैयारी की जाएगी। अनधिक पैनल लिस्ट मेरिट क्रमानुसार तैयारी की जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश, जिसमें 11 और 11.2 वाला पॉइंट देखिए, कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है 11.6 वाला जो हाईलाइट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। यदि किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं तो अंतिम आवेदन मान्य होगा, शेष निरस्त समझे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है 11.9 वाला। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक तथा प्रवक्ता पद की परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में संपन्न होगी। पात्र अभ्यर्थी दोनों पदों हेतु अलग अलग आवेदन कर सकते हैं, यानी जो टीजीटी और पीजीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो परीक्षा तिथि होगी वो अलग अलग दिनांक में संपन्न होगी, तो आप लोग दोनों अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। 12वां पॉइंट देखिए, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश। तो अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन से हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो इसमें 12.6 वाला देखिए, परीक्षा की तिथि, समय, केंद्रों एवं आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु सूचना ईमेल व MMS के माध्यम से ही दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देना होगा। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। उसके बाद अगला पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात चयन बोर्ड कार्यालय में अभ्यर्थी की आरक्षण श्रेणी, उच्च श्रेणी, क्षैतिज आरक्षण श्रेणी, जन्मतिथि, जेंडर, लिंग आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है, यानी जो आप आवेदन कर रहे हैं बड़ी सावधानी के साथ करें, इसमें संशोधन होने की संभावना बहुत कम है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएं सही भरें। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गई सूचनाएं अंतिम है, इसमें चयन बोर्ड द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट है 12.8, हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी, यानी जो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होगा
जो उसमें डेट ऑफ बर्थ होगा वही मान होगा। जन्म तिथि है तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य अभिलेख मान्य नहीं होगा। तो आप लोग हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है उसको ध्यान से देख के तभी भरिएगा। अगला पॉइंट है, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की प्रमाणित प्रति चयन बोर्ड द्वारा सूचित किए जाने पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा तथा अभिलेख सत्यापन के समय उसे प्रस्तुत करना होगा। अगला पॉइंट है 12.10, ठीक है, यानी 12.10, आवेदन पत्र में यथास्थान अपना नवीनतम फ़ोटो ही अपलोड करें, यानी जो न्यू है नया फ़ोटो ही खींच के तभी अपलोड करें, पुराना ना डालें ताकि आपको सेंटर पे एंट्री लेने के टाइम प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। निर्धारित साइज की फ़ोटो अपलोड ना करने से हस्ताक्षर है तो निर्धारित स्थान पर अथवा घोषणा पत्र पर स्पष्ट हस्ताक्षर ना करने की स्थिति में अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो बड़ी सावधानी के साथ आप लोग नवीनतम फ़ोटो और सिग्नेचर करिएगा। अगला पॉइंट है, आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2022 को 21 से कम ना हो अथवा 60 वर्ष से अधिक होने पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन सबमिट नहीं होगा। तो आप लोग बड़ी सावधानी के साथ भरिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अगला जो पॉइंट है ये सारणी संख्या 1 यानी का प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग, यानी जो टीजीटी की वैकेंसी है वो बालक वर्ग के लिए हर सब्जेक्ट में कितने रिक्त पद हैं, उनकी जो रिक्त पद है वो श्रेणी के अनुसार दिया गया। हर सब्जेक्ट का अलग अलग कितने पद होंगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले पे चलते हैं। पहला है इंग्लिश, 275 जनरल के लिए हैं रिक्त पद हैं। उसके बाद है ओबीसी के लिए 156 और एससी के लिए 79 यानी 79 और एसटी के लिए 1, टोटल मिला के 511 और हिंदी में टोटल 509। उसके बाद गणित में है 508 और सामाजिक विज्ञान में है 156 और ओबीसी के हैं 103 और एससी के हैं 77 और एसटी के हैं 1 और टोटल मिला के है 337। उसके बाद संस्कृत के टोटल हैं 264 और शारीरिक शिक्षा के हैं टोटल 157। उसके बाद विज्ञान के हैं 499। उसके बाद गृह विज्ञान के हैं 139। उसके बाद कला में है 132। उसके बाद वाणिज्य में है टोटल 38 पद हैं। उसके बाद संगीत गायन में है 7 पद हैं। उसके बाद है कृषि में 47 पद हैं। उसके बाद जीव विज्ञान में 49 यानी 49। उसके बाद है 14 में यानी 14 के उर्दू में टोटल 12 पद हैं। उसके बाद है संगीत वादन, उसमें भी टोटल 4 पद हैं। यानी कुल मिला के आपके जो बालक वर्ग में टोटल रिक्त पद हैं 3213 पद हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। 3213 यानी ये जो नीचे श्रेणी देख रहे हैं 1840, टोटल के जस्ट बगल में 1840 है। ये टोटल सामान्य के जो रिक्त पद हैं 1840 हैं और 866 ओबीसी के हैं। उसके बाद है एससी के 503 और एसटी के 4 पद हैं टोटल, यानी एसटी के काफ़ी कम रिक्त पद हैं। चलिए ये हो गया था बालक वर्ग का। अब आ जाइए बालिका वर्ग का जो कि टीजीटी के अंतर्गत। इसमें जो इंग्लिश में है टोटल पद हैं 46 पद, जिसमें जनरल 36 है और ओबीसी 6 है और एससी है 4 और एसटी है 0। और हिंदी में जनरल के 33 पद हैं। उसके बाद ओबीसी के 13 और एससी के 2, टोटल रिक्त पद हैं 48। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है गणित और गणित में टोटल 25 हैं। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में 46 हैं। उसके बाद संस्कृत के 27 हैं। उसके बाद शारीरिक शिक्षा के 13 हैं। उसके बाद विज्ञान के 41 यानी 41 है। गृह विज्ञान के 40 हैं। कला का 16 है। संगीत गायन का 16 है और उसके बाद जीव विज्ञान का 1 है। उर्दू का 1 है। उसके बाद संगीत वादन का 6 पद है। तो दोस्तों हम लोग जान गए श्रेणी संख्या पहले के बारे में। तो अब श्रेणी संख्या 2 को देख लेते हैं। यह प्रशिक्षित यानी जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद हेतु शैक्षिक अर्हताएं, यानी जो आप टीजीटी की परीक्षा देंगे तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है, कितनी है और क्या क्या है। हर सब्जेक्ट के अनुसार आपके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो हम आपको बताएंगे, जिसमें पहला आप देख रहे होंगे हिंदी। तो हिंदी में अर्हता जो मांगा गया है बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, यानी आप बीए के साथ साथ हिंदी एवं संस्कृत इंटर में होने चाहिए।
या समकक्ष बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। और इसकी अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य, यानी बीएड होना कंपलसरी है। अगर आप टीजीटी देने जा रहे हैं तो उसमें बीएड कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे वरीयमान अधिमानी अर्हता बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र। यानी आप अगर कहीं स्काउट या किसी भी राज्य स्तर की टीम के द्वारा भाग लेने का जो प्रमाण पत्र होगा तो आप उसको भी इसमें लगा सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला कौन सा सब्जेक्ट है? गणित। उसके बाद बीए अथवा बीएससी गणित। अगर आप गणित में टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो बीए या बीएससी होना चाहिए, वो भी मैथ से, और इसमें बीएड भी अनिवार्य है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। यह है गृह विज्ञान का। तो गृह विज्ञान में आपको गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला, होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, वो भी बीएड के साथ साथ। उसके बाद दूसरा पॉइंट है गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी। उसके बाद है लेडी इरविन कॉलेज डिग्री दिल्ली का डिप्लोमा टिप्पणी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद जो इसकी अनिवार्य अर्हता है बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य। चलिए अगला सब्जेक्ट है दोस्तों, तो अगला सब्जेक्ट है उर्दू। तो उर्दू में बीए में उर्दू विषय से तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और इसमें बीएड भी अनिवार्य है। अगला सब्जेक्ट है बीए। अगला सब्जेक्ट है अंग्रेजी, जिसमें बीए अंग्रेजी साहित्य सहित प्रशिक्षित होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ साथ प्रशिक्षित होना चाहिए, और जिसमें इसमें कंपलसरी है बीएड। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। संस्कृत में बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य के उपाधि के साथ साथ एलटी या बीटी या अन्य समकक्ष अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और इसकी जो अनिवार्य अर्हता है बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य होंगे। अगला पॉइंट है वाणिज्य, यानी जो अगला सब्जेक्ट है वाणिज्य प्रशिक्षित बीकॉम, यानी बीकॉम आपको बीकॉम में प्रशिक्षित होना चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और अगला सब्जेक्ट है कृषि, यानी बीएससी में वो भी कृषि से करना है, और इसमें बीएड अनिवार्य है। अगला सब्जेक्ट है कला में राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ द्वारा आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले टीचर्स सर्टिफिकेट कहलाता था, अथवा प्राविधिक कला के साथ साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा भी होनी चाहिए। यानी जो आर्ट मास्टर ऑफ ट्रेनिंग का जो कोर्स होता था वो आपके पास है, तो आप प्राविधिक कला के साथ इंटर करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, या प्राविधिक कला के साथ साथ हाई स्कूल परीक्षा, इनमें अन्य कोई एक योग्यता, यानी ड्राइंग पेंटिंग के साथ साथ बीए। उसके बाद कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा होना चाहिए, राजकीय ड्राइंग एवं हैंडी क्राफ्ट सेंटर। उसके बाद इलाहाबाद सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये है कला के अंतर्गत इतने पॉइंट, तो इसको ध्यान से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला जो सब्जेक्ट है शारीरिक शिक्षा, इसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सीपीएड प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता, और इसमें जो अनिवार्य अर्हता है सीपीएड प्रमाण पत्र या अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र होने चाहिए। ये थे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत। अब आ गया विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ साथ बीएससी। आपने बीएससी किया है तो उसमें 2 सब्जेक्ट होने अनिवार्य हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, तभी आप इस टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ बीएड डिग्री भी अनिवार्य है। अगला पॉइंट है, अगला जो सब्जेक्ट है हम लोग का जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ साथ बीएससी होना अनिवार्य है। उसके बाद इसके साथ साथ बीएड भी होना अनिवार्य है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा स्क्रॉल हो गया नीचे। तो हम लोग थे जीव विज्ञान में, जो कि जंतु विज्ञान तथा वनस्पति के साथ साथ बीएससी होना अनिवार्य है। तो अगला पॉइंट है
सामाजिक विज्ञान, अगला सब्जेक्ट जो है सामाजिक विज्ञान। तो निम्नलिखित में किन्हीं 2 विषयों के साथ साथ बीए प्रशिक्षण सहित अगर आप सामाजिक विज्ञान से टीजीटी अप्लाई करना चाहते हैं तो इन तीनों सब्जेक्टों में से 2 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। पहला है इतिहास, दूसरा है राजनीति शास्त्र और तीसरा है भूगोल, उसके बाद है चौथा अर्थशास्त्र, और इसके साथ साथ बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य होंगे। उसके बाद है संगीत गायन, यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या समकक्ष परीक्षा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा होना जरूरी है। तो दोस्तों जिसमें पहला पॉइंट है भारत खंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा या गंधर्व महाविद्यालय बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा अथवा माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा संगीत रत्न, या ऐसे कई विद्यालय हैं दोस्तों। ये था संगीत गायन एवं संगीत वादन के अर्हता यानी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों हम लोग जान गए टीजीटी के क्राइटेरिया के बारे में। अब हम लोग पीजीटी के क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे, क्योंकि काफ़ी टीजीटी और पीजीटी के क्राइटेरिया में काफ़ी सिमिलरिटी है। तो चलिए जानते हैं पीजीटी के क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों ये है पीजीटी की क्राइटेरिया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी की काफ़ी सिमिलरिटी है, इसीलिए मैंने कम ही पॉइंट हाईलाइट किए हैं जो कि जानने आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, जिसमें पहला पॉइंट है देख रहे होंगे आप लोग, हाईलाइट है जो इसमें पहला आप लोग देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन जो पंजीकरण तिथि है वो भी सेम टीजीटी की तरह पीजीटी में भी वही डेट कन्फर्म डेट है, यानी जो पंजीकरण की तिथि है वो भी उसमें भी 9 जून था और इसमें भी 9 जून है, और जो क्या नाम है फाइनल सबमिट करने की अंतिम तिथि है वो 9 जुलाई थी उसमें, और इसमें भी 9 जुलाई है, यानी उसको आप देख लीजिएगा तो वही डेट ही है। चलिए अगला पॉइंट जो हाईलाइट है, माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त 624 पदों के विषयवार, यानी इसमें जो पीजीटी की टोटल रिक्त पद हैं वो है 624 पद, वो जो कि वर्गवार बालक एवं बालिकाओं के अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। चलिए ये जो बांटा गया है वो सारणी संख्या 1 में दिया गया है। अभी हम लोग आगे इसको देख लेंगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं दोस्तों, 1.6 वाला देखिए, लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी जो पेपर होगा पीजीटी की उसमें माइनस मार्किंग की कोई जिक्र नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है जो मैंने सारणी अभी क्या नाम है, इसमें जो अगला सारणी है आवेदन शुल्क, यानी श्रेणीवार निर्धारित शुल्क नियमानुसार है, जो कि इसमें आपको मैंने टीजीटी में बता दिया है, वही सेम शुल्क इसमें भी पीजीटी में भी लगेगा। तो इसको आप लोग जान ही गए होंगे, तो अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका अगला पॉइंट है आयु सीमा। तो इसमें भी आयु सीमा जो 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो, यानी जो 1 जुलाई 2022 को किसी अभ्यर्थी की जो उम्र है 21 वर्ष से कम होनी नहीं चाहिए। और जो अर्हता की तिथि है, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। अगला पॉइंट है शैक्षिक योग्यता, यानी अध्यापक के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई विनियमावली के अध्याय 2 के विनिमय एक विनिर्दिष्ट अर्हता होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त समय समय प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राजाज्ञाओं द्वारा अंतिम की आवेदन की अंतिम तिथि तक संशोधित यथा परिवर्धित योग्यताएं भी मान्य होंगी। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं सारणी संख्या 2 के रूप में संलग्न है, जिसको हम लोग अभी आगे देख लेंगे। और 7वां पॉइंट है वेतनमान, यानी प्रवक्ता संवर्ग 47,600, उसके बाद 1,51,100 रुपये। ठीक है, जो प्रवक्ता संवर्ग होंगे इसमें उनकी सैलरी इसी के आसपास होगी, और इसका जो पे लेवल होगा वो 8 होगा, जो कि इसमें 8वां वेतन लागू होगा, और टीजीटी में जो था 7वां वेतन लागू होगा। और जो इसका ग्रेड पे है ये है 4800, और उसमें कितना था टीजीटी में था 4600। और इसका अगला पॉइंट है आरक्षण। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए अनुमान है, यानी अलग स्टेट के, जैसे मैंने आपको टीजीटी में बताया है, अलग स्टेट के विद्यार्थी अगर अप्लाई करते हैं इसमें यूपी में तो उनको सामान्य श्रेणी की नज़र से देखा जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग का भर्ती प्रक्रिया। इसमें
प्रवक्ता पद पर चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर अधिसूचना इतना 2017 दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के विहित प्रक्रिया के अनुसार होगी। बोर्ड प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों तथा विषय योग्यताओं हेतु अंकों के आधार पर निम्न सूची तैयार करेगा। यानी जो इसके जो चयन प्रक्रिया है वो 3 स्टेप में होंगे। इसमें का में दिया गया लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक होना जरूरी है, और दूसरा साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे, अर्थात सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक और व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक, और तीसरा पॉइंट है अभ्यर्थी की योग्यता के आधार पर 3% अंक। और अगला पॉइंट है निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक, अर्थात डायरेक्ट उपाधि रखने के लिए 2% अंक, शिक्षा प्रस्नातक एमएड की उपाधि के लिए 2% अंक, उसके बाद शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि रखने के लिए 1%। परंतु ऐसे अभ्यर्थी जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त किया है तो उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। राज्य की टीम के माध्यम से किसी भी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 1% अंक मिलेगा। और अगला पॉइंट है 10.1 प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन प्रक्रिया निम्नवत होगी। यानी इसको जो मैंने अभी कहा था आपको 3 स्टेप में, पहला होगा लिखित परीक्षा जो कि 425 अंक का होगा, और साक्षात्कार अंक होगा जो कि 50 अंकों का होगा। यानी जो आपका इंटरव्यू होगा वो 50 अंक का होगा। उसके बाद है तीसरा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के 12(4) गा में निहित व्यवस्था अनुसार विशेष योग्यता के आधार अधिभार डॉक्टर की उपाधि एमएड बीएड किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेने के लिए उसमें मिलेंगे 25 अंक। यानी टोटल अंक जो आपके होंगे 500 अंक का होगा। अगला पॉइंट है 10.2 लिखित परीक्षा प्रवक्ता संवर्ग पद चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। कुल प्रश्न 125 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा, यानी 3.4 अंक का होगा। और टीजीटी में जो प्रत्येक प्रश्न था वो 4 अंक का होगा, लेकिन पीजीटी में 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न इसमें भी अनिवार्य होंगे। जो इसकी समयावधि होगी वो भी टीजीटी की तरह 2 घंटे की होगी। और प्रश्न का प्रारूप ये भी मल्टीपल यानी एमसीक्यू के आधार पर होगा। और अगला पॉइंट है 10.5, ठीक है, साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, तो उसी के अनुसार उसकी ज्वाइनिंग होगी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कोई भी पुरुष अभ्यर्थी किसी भी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह बात संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होगा। यानी कोई भी जो नेत्रहीन होगा वो संगीत विषय के लिए उसके ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा। अगला पॉइंट है महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र है, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग बालक या बालिका का ही यथास्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग बालक या बालिका में आवेदन मान्य होगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। जो अगला पॉइंट इसमें है अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश, तो वो कौन से महत्वपूर्ण अनुदेश हैं उसी को हम लोग जानेंगे। 12.8 हाईलाइट होगा, आप लोग देख रहे होंगे। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी, जो कि आपको मैंने टीजीटी में बताया है। उसमें भी बताया गया है जो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ पड़ा हुआ है तो उसी को आप लोग आवेदन करते समय डालिएगा। और उसके बाद अगला पॉइंट है आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम अथवा 60 वर्ष से अधिक होने पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न होने पर आवेदन सबमिट नहीं होगा, ठीक है। और जो इसमें अगला पॉइंट है 12.11 यानी नवीनतम फोटो के बारे में जिक्र किया गया है। मैंने आपको टीजीटी के नोटिफिकेशन में आपको समझा दिया है। अगला पॉइंट है आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, तो उसमें 13.2 वाला देखिए। इसमें उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी आरक्षण श्रेणी अवश्य अंकित करेंगे। और अगला पॉइंट है 13.3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमान नहीं है। यानी जो अलग स्टेट के हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, वो सामान्य की श्रेणी में माने जाएंगे। इसको मैंने आपको टीजीटी के नोटिफिकेशन के द्वारा आपको समझा दिया था दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है जो कि सारणी संख्या पहला, जो कि बालक वर्ग का है। इसमें हर श्रेणी के अनुसार, हर सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग रिक्त पद हैं जो कि बालक वर्ग के हैं। तो इसमें नागरिक शास्त्र में टोटल 30 पद हैं, रसायन विज्ञान में 39 और भौतिक विज्ञान में 38, जीव विज्ञान में 47 और भूगोल में 51, गणित में 22, इंग्लिश में 62 पद हैं। उसके बाद है अगला है समाजशास्त्र, इसमें 22 पद हैं, अर्थशास्त्र 54 पद हैं और इतिहास में 14 रिक्त पद हैं। उसके बाद हिंदी में 81 रिक्त पद हैं, यानी हिंदी में सबसे ज़्यादा रिक्त पद हैं, यानी टोटल 81 सभी सब्जेक्टों में से। तो जिसका हिंदी है वो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद अगला पॉइंट है, यानी अगला जो सब्जेक्ट है हम लोगों का कृषि है। इसमें 12 पद रिक्त है। शिक्षा शास्त्र में 8 पद, मनोविज्ञान में 7 पद रिक्त हैं और संस्कृत में 40 पद और कला में 8, जहां वाणिज्य में 14 पद रिक्त हैं। यानी टोटल जो सामान्य वर्ग के विषयों में है टोटल रिक्त पद हैं 332 और ओबीसी के रिक्त पद हैं 153 और एससी के 64 है और एसटी के 0 पद हैं, यानी टोटल 549 पद हैं बालक वर्ग में। अब चलिए बालिका वर्ग में देख लेते हैं दोस्तों। पहला है नागरिक शास्त्र, जिसमें 5 पद हैं, भौतिक विज्ञान 2, जीव विज्ञान में 3 पद हैं और भूगोल में 1, इंग्लिश में 14, समाजशास्त्र में 2, यानी इसमें भी सबसे ज़्यादा इंग्लिश के ही रिक्त पद हैं। अर्थशास्त्र के 6 पद, इतिहास के 7, हिंदी के 4, शिक्षा शास्त्र 2, उसमें मनोविज्ञान 5 हैं, संस्कृत में 12, कला 6, गृह विज्ञान 6, यानी टोटल 75 पद हैं बालिका वर्ग में। अब चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं पीजीटी में इनके सब्जेक्ट के अनुसार इनकी क्राइटेरिया क्या क्या हैं। अब चलिए पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में जो पहला पॉइंट है एमएड, हिंदी में एमएड तथा संस्कृत के साथ साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। यानी अगर आपने एमए किया है संस्कृत के साथ साथ बीए भी किया है शास्त्री परीक्षा राजकीय इंटर कॉलेज के द्वारा, तो दोस्तों आप इसके लिए पात्र हैं। उसके बाद दूसरा भी पॉइंट है प्रशिक्षण योग्यता वरीयता मान, क्या नाम है, इतना हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन हेतु तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिए यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यताएं रखते हैं तो इंटरमीडिएट कक्षाओं के हिंदी प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु संस्कृत विषय से बीए उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा। अगला पॉइंट है इसमें हिंदी एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्त होगी और इसकी वरीयता मान अधिमानी अर्हता है बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र, जो कि टीजीटी में भी इम्पॉर्टेंट था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट है, अगर आप मैथ से पीजीटी अप्लाई करना चाहते हैं तो एमए प्लस एमएससी मैथ होना जरूरी है, जो कि प्रशिक्षण वरीयमान है। दूसरा पॉइंट है गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान, जिसमें अनिवार्य अर्हता इसमें दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, अगला जो सब्जेक्ट है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र होम इकोनॉमिक्स या गृह कला होम आर्ट में एमए होना अनिवार्य है। उसके बाद है गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र होम इकोनॉमिक या घरेलू विज्ञान डोमेस्टिक या गृह कला होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक होना। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि होना जरूरी है। अगला सब्जेक्ट देखते हैं दोस्तों, अगला सब्जेक्ट है अंग्रेजी। नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातक होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा, किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए अगले सब्जेक्ट पे अगला सब्जेक्ट है कला। इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला शिल्प कला लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग, यानी जो टीजीटी में मास्टर ट्रेनिंग ऑफ सर्टिफिकेट था वो भी इसमें अनिवार्य होगा। प्रावैधिक कला के साथ साथ इंटरमीडिएट परीक्षा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा, जिसमें पहला है का है ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ साथ बीए अथवा खा है कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा भी होना चाहिए। कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा अथवा लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था कला का। अब चलिए अगला सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत में एमए प्रशिक्षण वरीयमान अथवा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का संपूर्ण आचार्य प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद 7वां है वाणिज्य एम.कॉम। अगर आप एम.कॉम किए हैं वाणिज्य से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कृषि एम.एस.सी कृषि के साथ होना चाहिए, यानी आपने अगर एम.एस.सी किया है कृषि क्राइटेरिया में तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अगला सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र। एम.ए अर्थशास्त्र प्रशिक्षण वरीयमान और दूसरा एम.कॉम अर्थशास्त्र बी.कॉम प्रशिक्षण वरीयमान, और इसमें त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान होना चाहिए। अगला सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र। एम.ए नागरिक शास्त्र प्रशिक्षण यानी एम.ए राजनीति शास्त्र के साथ होना चाहिए। त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में बीए में राजनीति शास्त्र होना जरूरी है। अगला पॉइंट है, अगला सब्जेक्ट जो है इतिहास में एम.ए प्रशिक्षण यानी एम.ए होना चाहिए इतिहास, एम.ए में इतिहास सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट प्राचीन भारतीय इतिहास में एम.ए प्रशिक्षण वरीयमान, इतिहास में त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम यानी बीए में भी संस्कृत इतिहास सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगला पॉइंट है भूगोल में एम.ए यानी एम.एस भूगोल से एम.ए होना अनिवार्य है। एम.एस.सी भी आप प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। और दूसरा पॉइंट है भूगोल में त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम से बीए में यानी जो बीए किया हुआ है उसमें भूगोल सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगला सब्जेक्ट है एमए क्या नाम है, अगर आप मनोविज्ञान से एमए किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद एमएड भी कर चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगला पॉइंट है समाजशास्त्र। एमए समाजशास्त्र, अगर आपने एमए किया है समाजशास्त्र तो आप एलिजिबल हैं। और दूसरा पॉइंट समाजशास्त्र में त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम के साथ साथ बीए ऑनर्स, अगर आपने ये भी किया है तो आप एलिजिबल हैं। रसायन शास्त्र में एमएससी प्रशिक्षण वरीयमान होगा। एमएससी आपने अगर रसायन शास्त्र से किया तो एलिजिबल हैं। अगला पॉइंट है त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम बीएससी ऑनर्स वरीयमान भी होगा। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोमेट्रिक प्रशिक्षण वरीयमान होगा। तो अगला पॉइंट है दोस्तों शिक्षा शास्त्र में विषय में स्नातकोत्तर एमए, उसके बाद एमएड के साथ साथ बीए बीएससी अथवा एलटी बीटी बीएड के साथ मनोविज्ञान में एमए होना अनिवार्य है। अगला सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा प्रशिक्षण वरीयमान। और दूसरा पॉइंट कृषि विषय वनस्पति के साथ साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा प्रशिक्षण वरीयमान होना चाहिए, यानी एमएससी आप कर रहे हैं जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान होना अनिवार्य है। या अगला पॉइंट है यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री से एमएससी लाइफलाइन अथवा प्रशिक्षण वरीयमान होना अनिवार्य है। किसी भी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ साथ बीएससी होना अनिवार्य है। और सबसे लास्ट जो सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान, एमएससी भौतिक विज्ञान, यानी अगर आपने एमएससी किया भौतिक विज्ञान से तो आप इसमें एलिजिबल है, पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ साथ बीएससी होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था पीजीटी के क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण सिलेबस को अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने आपको टीजीटी और पीजीटी के नोटिफिकेशन को अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट बता के आपको समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।